जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरंभ क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 24 सितंबर से 27 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को पर्यटन के प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। साल 1980 में इसे पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन ने इसे शुरू किया था। 27 सितंबर का ही दिन विश्व पर्यटन दिवस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट तौर पर चुना गया क्योंकि 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन को इसी वर्ष मान्यता मिली थी, इसी तारीख को। और वर्ष 2023 का थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश। कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे से जुड़ी समस्याओं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 1986 में स्थापित हुए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ द्वारा 26 सितंबर 2011 से विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। इस संघ में विश्व के 40 देश शामिल हैं और इन देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के शोधकर्ताओं से लेकर पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाले संगठन जो है इस फेडरेशन के मेंबर होते हैं। बेसिकली विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2030 का जो मेन थीम है वो है क्या? वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य। यह जो है हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। सो वैश्विक पर्यावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये वर्ष 2023 का आपका थीम है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बढ़ते अगले खबर की तरफ। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है मनाया जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान को मान्यता देने और उसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस ने 25 सितंबर को वार्षिक विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में नामित किया था। और 2023 के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस का जो थीम है वो है क्या? फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। ये वर्ष 2023 का थीम है कि फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। अगला खबर है आपका द मैन फ्रॉम अंकल के ब्रिटिश अभिनेता डेविड मैकलम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। पर्सनालिटी और फेमस एक्टर रहे अपने जमाने में। 1960 के दशक में जासूसी नाटक द मैन फ्रॉम अंकल में एक गुप्त एजेंट की भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश अभिनेता डेविड मैकलम का निधन हो गया। उन्होंने द ग्रेट एस्केप, द ग्रेट स्टोरी ओवरटोल्ड जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया और उन्होंने 1958 में ए नाइट टू रिमेंबर सहित कई ब्रिटिश फिल्मों में भी सहायक भूमिकाओं के साथ अपना कैरियर शुरू किया। सो द मैन फ्रॉम अंकल के ब्रिटिश अभिनेता डेविड मैकलम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बढ़ते अगले खबर की तरफ। झांगझू में एशियाई खेल चल रहा है और इसमें 10 मीटर राइफल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत ने चीन के झांगझू में एशियाई खेल 2023 में एक उल्लेखनीय शुरुआत की जिसमें पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल जो है प्रमुख तौर पे थे और ओलंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांग सिंह पवार के साथ भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ भारत की टीम जो है जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांग सिंह पवार जो शामिल है, उन्होंने एशियाई खेलों में 2023 में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता है। अगला खबर है 41 साल बाद जो है एशियाई खेल में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में। घुड़सवारी कौशल के उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत ने एशियाई खेल 2023 में ड्रेसेज में गोल्ड मेडल जीता जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हेजल, दिव्य कृति सिंह की भारतीय घुड़सवारी टीम ने
209.205 के शानदार स्कोर के साथ यह जीत हासिल की है, जो 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को यह गोल्ड मेडल मिलता है। इससे पहले 1982 में एशियाई खेलों में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान घुड़सवारी में स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था। 41 साल बाद घुड़सवारी में एशियाई खेल 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला खबर है कि इस बार 2 टीमों का ऐड किया गया आईसीसी विश्व कप 2023 में। इसका शेड्यूल ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक खेला जाना है। मेजबान देश के रूप में भारत ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीधी योग्यता हासिल कर ली है और इन टीमों ने 2020 से 23 तक आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग में अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपना स्थान अर्जित किया है। शेष 2 टीमों का निर्धारण जो है जिम्बाब्वे में चल रहे विश्व कप क्वालिफायर के माध्यम से किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत के 75% गांव जो है ओडीओ प्लस घोषित किए जा चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गांव ने खुले से शौच मुक्त ओडीओ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने ओडीओ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक है कि अब तक 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ओडीओ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इनमें से 4 को ओडीओ प्लस मॉडल घोषित भी किया गया है। ओडीओ प्लस क्या है? तो एक ऐसा गांव होता है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त करने की स्थिति को बरकरार रखा। इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100% गांव जो है ओडीओ प्लस हो चुके हैं और 4 गांव को ओडीओ प्लस मॉडल भी घोषित किया जा चुका है। अगला खबर है कैटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है आपके लिए कि जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो उन्होंने भारत में ब्रांड की पहले एम्बेसडर के रूप में चिन्हित करती है। तो यूनिक्लो की नई ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर डिफेंस से रिलेटेड है कि भारत का पहला C295 विमान औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में पेश किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के ऐतिहासिक मौके पर एक भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स के शस्त्रागार में पहले C295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान को शामिल कर लिया है। मौजूद एयर चीफ मार्शल बी एस चौधरी और अन्य शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में C295 को शामिल किया गया है। C295 भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए बहुमुखी प्रतिभा और आधुनिक क्षमताएं प्रदान करता है। आइए इस विमान के बारे में जानें। तो एयरबस द्वारा निर्मित नई पीढ़ी का C295 एक अत्याधुनिक बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है, जिसे आधुनिक सैन्य अभियानों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान सेना और कार्गो परिवहन, समुद्री गश्त, सिग्नल इंटेलिजेंस और चिकित्सा निकासी सहित विभिन्न प्रकार की मिशनों के लिए तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में C295 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में और एयर मार्शल बी आर चौधरी की मौजूदगी में सम्मिलित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आरबीआई ने एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक फाइनेंशियल जो है मौद्रिक जुर्माना लगा है। कारण क्या है कि ये दंड आरबीआई द्वारा ये जो पनिशमेंट है, ये जो फाइनेंशियल पनिशमेंट है, आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग नियमों और निर्देशों के पालन के महत्व की कड़ी याद दिलाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक पे जुर्माना किस लिए लगाया गया? तो 21 सितंबर 2023 को उस पर एसबीआई पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा है, जिसमें क्या फॉल्ट पाया गया है कि आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए आरबीआई ने एसबीआई पर 1.30 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया। विशेष रूप से बैंक को ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध के लिए लगाया गया। वही पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ और इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ का फाइनेंशियल पनिशमेंट आरबीआई द्वारा लगाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि गांधी वाटिका का उद्घाटन हुआ जयपुर के सेंट्रल पार्क में। ठीक है, आइए बात करें इसके बारे में। तो 23 सितंबर को गांधी वाटिका महात्मा गांधी को समर्पित एक संग्रहालय आधिकारिक तौर पर जयपुर के सेंट्रल पार्क में खोला गया। ये 3 मंजिलों में बना है।
जिसमें एक बेसमेंट शामिल है और प्रत्येक मंजिल जो है महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं और उनके आदर्शों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए समर्पित है। संग्रहालय का बेसमेंट खंड के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं जैसे औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण, 1857 का विद्रोह और दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अनुभवों पर केंद्रित है। गांधी वाटिका की पहली मंजिल गांधी की राजस्थान यात्राओं और वैश्विक स्तर पर उन्हें गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में, और ये गांधी वाटिका का पिक्चर। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स हो सकता है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव जो शुरू हुआ है, जो 7 दिनों तक चलेगा। हाथी रिजर्व में बाघों की सुरक्षा, जंगली हाथियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह महोत्सव ग्रामीण और आसपास के परिवारों को हाथियों के साथ बातचीत करने का मौका देता है। 2023 में महोत्सव का प्राथमिक लक्ष्य जो है 2023 में महोत्सव का प्राथमिक लक्ष्य जो है ग्रामीणों को हाथियों के बारे में शिक्षित करना और जंगली जानवरों की गलत धारणाओं को दूर करना है। यह उत्सव 26 सितंबर को समाप्त हो गया, जिसके बाद हाथी अपने गश्त शिविरों में लौट जाएंगे। हाथी महोत्सव की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी जान लें कि मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो ये भी जान लें कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में उमरिया और कटनी जिलों की पूर्वी सतपुरा पहाड़ी श्रृंखला में यह टाइगर रिजर्व स्थित है और यहाँ विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां हैं, जैसे पहाड़ियां, घाटियां, नदियां, दलदल और विभिन्न वनस्पतियों का समर्थन करने वाले घास के मैदान शामिल हैं। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर संजय डुमरी टाइगर रिजर्व, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुरा, वीरांगना दुर्गावती और नैना देवी अभयारण्य जो है यहाँ पर कुल 7 टाइगर रिजर्व मौजूद है मध्य प्रदेश में। और ये भी जान लें कि 2022 में बाघ की जब रिपोर्ट आई थी तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है कहाँ है, वो आपका मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बाघ आपका सबसे ज्यादा बाघ जो है एमपी में ही पाया जाता है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल कार्यक्रम लाने के लिए मैजिक बस के साथ साझेदारी की है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग ने मास्टर प्रशिक्षकों और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाने, उन्हें राज्य के 20 जिलों और 89 ब्लॉकों में किशोरों के सर्वांगीण विकास का पोषण करने के लिए जीवन कौशल विकास शिक्षा देने के लिए सक्षम बनाने के लिए मैजिक बस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करता है, वो प्रोवाइड कराता है और उसने सरकारी स्कूलों में एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम सक्षम परियोजना शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी की है। सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल कार्यक्रम लाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मैजिक बस के साथ साझेदारी की है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि 25 सितंबर 2023 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया है। ये जो है अच्छे स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन की शक्ति का प्रयोग करने में अग्रणी है। इस ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग 2 बसों को ईंधन देने के लिए किया जाएगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परीक्षण रन के लिए निर्धारित है। आईओसी का फरीदाबाद स्थित अनुसंधान और विकास केंद्र जो है शुरुआती प्रायोगिक परीक्षण के लिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का नेतृत्व कर रहा है। देश की पहली बस का जो अनावरण है वो आईओसीएल द्वारा किया गया, उसके द्वारा निर्मित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर अवार्ड से है कि वहीदा रहमान को है, जो एक फेमस एक्टर है, उन्हें 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 26 सितंबर को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि अनुभवी और निपुण अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी सिनेमाई यात्रा की बात करें तो 1955 में तेलुगु फिल्म
रोजुलू मरई से उनकी यात्रा शुरू हुई थी और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली उन्होंने इस अभिनेत्री ने प्यासा, सीआईडी, गाइड, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल जैसी कई प्रतिष्ठित फिल्मों में भी काम किया है। सो वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि मार्को बेचेजी ने मोटोजीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला ग्रैंड प्रिक्स है जो भारत में आयोजित किया जा रहा था, मोटोजीपी। इटली के मार्को बेचेजी ने भारतीय ग्रैंड प्रिक्स जीता है। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे हैं। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसर मार्को बेचेजी ने नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट पर पोल पोजीशन में जीत हासिल की और पहली भारतीय ग्रैंड प्रिक्स विजेता के रूप में उभरे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्को बेचेजी ने मोटोजीपी ग्रैंड प्रिक्स इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। बढ़ते अगले खबर की तरफ कि दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया के अंकोर वाट में है और उसके बाद दुनिया में हिंदुओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को होगा। इस मंदिर का निर्माण अमेरिका भर के 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा 12 वर्षों की अवधि में किया गया था और यह संभवतः दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। 12वीं शताब्दी का अंकोर वाट मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो 500 एकड़ में फैला हुआ है और अब यूनेस्को विश्व धरोहर अब जो है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। न्यू जर्सी में आधुनिक युग में भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर स्थित हो गया है, बन चुका है, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को न्यू जर्सी में होगा। ये आप देख सकते हैं इस मंदिर की तस्वीर। ये न्यू जर्सी का मंदिर है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगला खबर है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 26 से 27 सितंबर के बीच इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार 26 से 27 सितंबर 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है। ये जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2023 के चौथे संस्करण के विजेताओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये जो इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन है जो 2018 से चलाया जा रहा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ टिकाऊ वातावरण और जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है। स्मार्ट सिटीज मिशन के 2018, 2019, 2020 में 3 संस्करण हो चुके हैं और ये चौथा संस्करण है जो इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। नासा का एक यान क्षुद्र ग्रह बेनू जो अब तक का अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि नासा का एक यान है जो बेन्नू छिद्र ग्रह के अब तक के सबसे बड़े सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया है और यह मिशन जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। क्या है ये? नासा का यान जो है क्षुद्र ग्रह बेन्नू के अब तक का सबसे बड़ा सैंपल लेकर पृथ्वी पर आया है। यह यान जिसने क्षुद्र ग्रह बेन्नू से धूल और चट्टानों की कुछ टुकड़े एकत्र किए हैं जो पृथ्वी पर लेकर उतरा है। सैंपल को ले जाने वाला कैप्सूल यूटा में उतरा और जिसे अब तक यह एकत्र किया गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सैंपल माना जा रहा है। बेन्नू एक क्षुद्र ग्रह जिसमें सैंपल किए गए एकत्र किए गए सैंपल थे। माना जाता है कि यह कार्बन और जल के अणुओं से समृद्ध है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जो एक मिशन था ओसोरिस, ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया था और 2018 में यह बेन्नू क्षुद्र ग्रह पे पहुंचा था। सो नासा का यान जो है बेन्नू क्षुद्र ग्रह से सबसे बड़ा सैंपल लेकर आया है जो कार्बन और जल के अणुओं से समृद्ध है, ऐसा बताया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि हर वर्ष 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह जो है भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। ये भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का अर्थ है
गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना और इस दिन का उद्देश्य समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना है, समाज के लाभों को। यह दिन पहली बार 2014 में मनाया गया था। यह दिन पहली बार 2014 में मनाया गया था। सो हर वर्ष 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को चिन्हित करने के लिए भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो ये आज 3-4 दिन के 24 सितंबर से 27 सितंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? सॉरी, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 26 सितंबर को। 26 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट 2023 मनाया गया आपका 25 सितंबर को। 25 सितंबर को हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 मनाया गया। अगला खबर है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो कि इंडोनेशिया के अंकोर वाट में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, और दूसरा सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी में बनाया गया है, जो अमेरिका में है, और इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को होगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो घोषणा की गई है, ये 2021 का दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो वहीदा रहमान को दिया जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाथी महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है गोवा में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, जाम्बिया विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना कहां पाई गई है? तो ये पाई गई है जाम्बिया में। जाम्बिया में हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना जो है पाई गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती को बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला है, तो अब जो है कुल मिलाकर राज्य में कुल कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी जो है कुल 7 बाघ अभयारण्य हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इन्हें पढ़ें, प्रैक्टिस करें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।